सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज ये कारवां पहुंच गया है झारखंड के जमशेदपुर यानी कि टाटा या टाटा नगर। ये इलाका उत्तर पूर्वी भारत का बड़ा व्यवसायिक और कारोबारी केंद्र है और साथ ही ये अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। झारखंड का ये सबसे बड़ा शहर भी है। 1912 में अंग्रेजों ने इस शहर का नाम जमशेदपुर इसीलिए रखा क्योंकि टाटा स्टील प्लांट के संस्थापक सर जमशेद जी टाटा ने यहाँ पर स्टील प्लांट की स्थापना की थी। ये इलाका अपनी काली मिट्टी, भरपूर पानी और कोलकाता के नजदीकी की वजह से एक बड़ा कारोबारी केंद्र रहा है। राजनीतिक लिहाज से भी ये एक मुख्य केंद्र है क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में ये इलाका आता है। यहाँ की 14 विधानसभा सीटें राज्य के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं। 9 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले बार के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जेएमएम के खाते में 12 सीटें गई थी। कांग्रेस को यहां एक कामयाबी हासिल हुई थी और निर्दलीय ने यहां से एक सीट जीती थी। बीजेपी को यहां मायूस ही होना पड़ा था। ऐसे में कोल्हान की लड़ाई विधानसभा चुनावों में दिलचस्प होने वाली है और यही है चर्चा का मुद्दा। आज एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में मेरे साथ मौजूद है जमशेदपुर की जनता और मंच पर कार्निवल में जुड़ रहे हैं यहाँ के स्थानीय नेता। तो अब हम आपको उनसे मिलाते हैं। आनंद बिहारी दुबे कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं जमशेदपुर के, आपका स्वागत है। संजीव आचार्य जेडीयू नेता, अनिल मोदी जिला महामंत्री बीजेपी के और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। अनिल जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, कॉन्फिडेंट इस बार इस इलाके में, कोल्हान इलाके में इंडिया ब्लॉक लग रहा है क्योंकि पिछले बार के नतीजे उनके लिए अच्छे रहे हैं। काफ़ी मेहनत बीजेपी को करनी पड़ेगी सर। जी, मैं स्वागत करता हूं सभी नगरवासियों का इस एनडीटीवी के कार्यक्रम में। आपको लगता हो कि एनडीटीवी मैंने वो जो इंडिया गठबंधन है वो आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा उत्साहित दिख रहा है। निश्चित तौर से जो हम लोग चुनाव प्रचार में जब हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो माहौल बना है, निश्चित तौर से मानकर चलिए कि इस बार जो कोल्हान की 14 सीटें हैं वो हम लोग एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। इसका एक रीज़न भी है। इसका एक रीज़न इसलिए कि पिछले बार एक दुर्घटना हुई थी। पहली बार हुआ कि कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। लोगों ने एक प्रयोग करने का प्रयास किया। उस प्रयोग का निराशाजनक ये परिणाम हुआ कि पूरे प्रदेश में अंधकार है और निश्चित तौर से जिस आशाओं के साथ जनता ने वो दूसरे गठबंधन को वोट दिया था, एनडीए गठबंधन को वोट दिया था, कोई भी आशाएं पूरी नहीं हुई। पूरे कोल्हान का भ्रष्टतम स्थितियां हो गई है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, राजकता का मामला हो, नौकरशाही का मामला हो। इससे खराब गवर्नेंस कभी नहीं देखा कोल्हान की जनता ने। ऊब चुकी है कोल्हान की जनता, निजात मांग रही है और विश्वास मानिए जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा, कोल्हान की 14 में से 14 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और पूरे प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही। आनंद जी, बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है इस इलाके में। क्या इसकी एक मिनट क्या इस इलाके में, क्योंकि बीजेपी के पास चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, गीता कोडा, पूर्णिमा दास, मीरा मुंडा है, इसीलिए कॉन्फिडेंस दिख रहा है? हमारे भारत में सपना देखने का कोई टैक्स है क्या? हमारे भारत में सपना देखने पर कोई टैक्स नहीं। कोई कुछ भी सोच सकता है। बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी के द्वारा कही गई। मैं कहता हूं कि पिछली बार इनके पास एक निर्दलीय था जो धोखे से जीत गया था, जिसने अपने आप को निर्दलीय बताया। वास्तव में वो उसी एनडीए का एक पार्ट था जो लोगों को बाद में समझ में आई। अगर समझ में आया होता तो उस चुनाव में वो निर्दलीय भी वहां हारा होता। आज जो आदमी एक जगह नहीं रहता। ये 14 सीटें सुनिश्चित हैं, यहाँ की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी आज बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले समय में यहाँ रघुबर जी मुख्यमंत्री बने, मुंडा जी मुख्यमंत्री बने,
चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री उनके पास है इसी कोल्हान से, मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री उनके पास है इसी कोल्हान से। आप यही ये तो मेरा बता सवाल दीजिए। है, क्या आत्मविश्वास इसी वजह से इस नहीं वक्त आ नहीं, रहा है? मैं बता दूं कि सवाल आत्मविश्वास का, आप 4 एक्स सीएम लेकर के घूम रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये चारों एक्स सीएम में से 3 एक्स सीएम जो हैं, चूंकि एक अभी नए नए गए हैं, ये 3 पुराने हैं, ये तीनों को जनता औकात बता चुकी है, ये तीनों को इस कोल्हान के जनता ने औकात बता दिया है। जो अभी नए नए गए हैं उनको भी इस बार बताने जा रही है जनता। हम आपको ये दावे के साथ कह रहे हैं, आने दीजिए समय, पता चल जाएगा। बहुत दिन बाकी नहीं है, अभी 23 आने में मात्र 22 दिन बाकी है। ये 22 दिन का इंतजार कर लीजिए, जनता जवाब देने जा रही है। ये चारों लोगों से मिल करके पूछ लीजिए कि चारों मिल करके आप बता दो कि एक मंत्री है बन्ना गुप्ता, उसके बराबर आप चारों ने अपने कार्यकाल में अगर कोई काम किया है तो बता दीजिए। कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। जी, इसका तुरंत जवाब दीजिए, फिर मैं इनके पास जाऊंगी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? निश्चित तौर से सबको दावे प्रतिदावे करने का हक है, और मैं इन्होंने कहा कि बड़े भाई हैं मेरे, इन्होंने कहा कि 23 तारीख 24 तारीख को पता चल जाएगा, निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। और जो माहौल इस गठबंधन सरकार ने किया है, जो बुरा हाल किया है झारखंड की जनता का, निश्चित तौर से निजात पाने का दिन है। और जब अंधकार पूरी तरह से बढ़ जाता है तो सूरज का प्रकाश निकलता है, मानकर चलिए कि सूर्य का प्रकाश निकलेगा। और मैं 14 कह रहा हूँ, 2/3 बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर एक मंत्री का नाम लिया उन्होंने, मैं एक विभाग क्या सभी विभागों में आप पता कर लीजिए, पत्रकार बंधुओं से पता कर लीजिए, नौकरशाही का कभी इतना मनोबल नहीं गिरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में कभी पैसे नहीं लिए गए। कोई एक अफसर बता दे कि बिना पैसों के उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, मैं मान जाऊंगा। चलिए संजीव जी, जिस निर्दलीय का जिक्र आनंद जी कर रहे थे, वो अब जेडीयू में है, अब बीजेपी के सहयोगी हैं। बीजेपी को इससे काफी दिक्कत साल 2019 में आई थी। अब सब कुछ शांत है, आसान होगी राह, क्योंकि साथ में आप लोग हैं। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही हमसे पहले हमारे आदरणीय बड़े भाई जो वर्तमान में कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि सरयू राय जी की धारा जो है प्रचंड वेग पर है। इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, बहुत बार ये चुनाव लड़े हैं। आपके सहयोगी इसीलिए तो मुसीबत में पड़ गए थे, सरयू राय जी बड़ी वो नाम परेशानी हुई थी। है, सरयू राय जी वो नाम है जिनकी धारा प्रचंड वेग पर चल रही है। वो भ्रष्टाचारियों को अपने धारा में बहाते लेके चल जाएगी। जहाँ तक बात है वर्तमान मंत्री का, पूरे झारखंड में इनके जैसा भ्रष्ट मंत्री दूसरा नहीं है। आप देखिए एमजीएम हॉस्पिटल का क्या हाल है, 262 बच्चे मर जाते हैं, एमजीएम में मानवता शर्मसार हो रही है। यहाँ पे भ्रष्टाचार का भय का वातावरण है, निर्दोष लोगों को जेल के पीछे में ढकेला जा रहा है। जो आवाज उठाता है उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई किया जाता है। ऐसे भ्रष्टाचार मंत्री पूरे झारखंड में नहीं है। जहां तक मैं बात करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री का, आदरणीय बड़े भाई को जवाब देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देखा कि उनका सम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, तब वो बीजेपी में ज्वाइन किए। इनको जवाब देना चाहिए। जो हमारे चंपाई सोरेन जी थे, वो किनके द्वारा मुख्यमंत्री बने थे, इनको जवाब देना चाहिए। जनता को बगलाने का काम कर रहा है, जनता समझ चुकी है। जनता को ये सरयू राय जी वो नाम है और नाम ही काफी है। चलिए संजय जी, आपने नेताओं को सुना। मुद्दों की अगर हम बात करें, कोल्हान इलाके में किस मुद्दे पर या फिर किस चेहरे पर इस बार वोट पड़ने वाला है? देखिए सिकता जी, चूँकि ये पूरा इलाका जो है ये मज़दूरों का है, मेहनत कश लोगों का है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार को लेकर के होता है। और एक अगर आप, जैसे आप अपने इंट्रो में बता रही थी, एक बिजनेस का एक हब रहा है, उद्योग का एक हब रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ रोज़गार की चीज़ें, और दूसरा जो यहाँ पर मामला रहा है, राजनीतिक रूप से ये बहुत इलाका जो है एक अलग किस्म से है। यहाँ अगर आदिवासियों में अगर आप जाएं, ट्राइब्स जो हमारे वोटर्स हैं उसमें अलग अलग किस्म के हैं। यहाँ संथाल भी हैं, मुंडा हैं, भूमिज हैं, हो हैं, उनकी एक बड़ी आबादी है। तो जो एक
उनके अस्मिता को लेकर के जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्न को लेकर के इस बार इलेक्शन यहाँ पर होगा। और मुझे लगता है कि मतदाता भी इसी को के रूप में हर एक जो मैनिफेस्टो आने वाला है, कुछ कहा गया है, तो उन मैनिफेस्टो को मतदाताओं को मुझे लग रहा है कि मतदाता इसी को देख रहे हैं। और ये जब मतदान के वक्त तक चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा, आपने बताया कि फेस के लिए, तो मैं बताऊं कि फेस जो है इस पूरे इलाके में, कोल्हान के इलाके में फेस के लिए जो स्ट्रगल है वो हर एक पार्टियों में एक जैसा है, एक बराबर है। लेकिन ये बात है कि चूँकि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और पिछले का इलेक्शन अगर हटा दिया जाए तो कोल्हान में भाजपा का अलग किस्म का एक हो रहा दबदबा बराबर एक रहा है। कम से कम जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, एक लंबा इनका एक रिकॉर्ड रहा है। तो उस रिकॉर्ड के कारण ही अनिल मोदी जी बड़े उत्साहित भी हैं कि पिछले बार का, वो चाहते हैं कि पिछले बार का इतिहास मिटा के हमको देखा जाए। भाजपा की एक कोशिश है और इंडिया गठबंधन जो पूरा है उसकी पूरी कोशिश है कि पिछले बार का इतिहास हमने बनाया है उसको आगे और बेहतर बनाएंगे। इसका जो स्ट्रगल है, अभी आपने देखा कि इन दोनों पक्षों की ओर से वही स्ट्रगल भी है जो आपके आगे भी दिखा है। धन्यवाद जी। अब ऐसे में अनिल जी, सवाल ये बनता है कि 2019 के चुनावों में जो मायूसी आप लोगों को हाथ लगी थी, क्या उस पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन हुआ? आखिर ऐसी करारी हार क्यों इस इलाके में आपको देखनी पड़ी? निश्चित तौर पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन हुआ मैडम। मैं बताता हूं, पाई पार्टी ने? मैं बताता हूं मैडम, भारतीय जनता पार्टी की इकलौती ऐसी पार्टी है जब हम लोग हार पर भी मंथन करते हैं तो जीत पर भी मंथन करते हैं। तो निश्चित तौर से मंथन हुआ, जो स्थितियां थी उस स्थितियों पर उस समय के हिसाब से मंथन हुआ। अभी भी लगातार मंथन चलता है, हम लोग लगातार क्रियाशील रहने वाली पार्टी है। और मैं एक बात बताऊं कि उस जो भी परिस्थितियां रही, उस परिस्थितियों के आधार पर जो सरकार आई, 5 साल का जो इनका इतिहास देखेंगे आप, 7000 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ और दलितों के साथ बलात्कार हुए हैं। एक का भी फैसला नहीं हो पाया। अभी उत्पाद विभाग में सिपाहियों की भर्ती का काम था मैडम, 40-45 डिग्री में दौड़ाया गया सिपाहियों को। कम से कम 10 युवा, वो युवा जो अपने घर का चिराग थे वो बुझ गए, मर गए। और संवेदनशील सरकार लगातार उसके बाद भी लगातार ये प्रयास करती रही कि उन लोगों को टेस्टिंग में दिया जाए, उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाए। तो निश्चित तौर से जो संवेदनशील, जो सरकार ऐसी हो जिस सरकार का युवा सुरक्षित नहीं हो, जिस सरकार में महिला सुरक्षित ना हो, और लगातार मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मुझे बताएं, इतना बलात्कार किसी 5 साल की सरकार में हुआ? पिछले बार 5 साल की सरकार रघुवर दास जी ने चलाई और बेदाग सरकार चलाई। हम दम ठोक कर बोलते हैं, पहली बार एक सरकार चली जो बेदाग सरकार चली। लाख विपक्ष बोलता रहा, एक ढंग का मुद्दा नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं कि इस बार आत्मचिंतन हुआ है और अब फिर मैदान में बीजेपी उतरी है। लेकिन पर मैदान में, और ये जो मैडम मैं बोलता हूँ बार बार, अभी पत्रकार महोदय बड़े भाई हैं मेरे, संपादक जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास है। तो निश्चित तौर से ये आत्मविश्वास हमने पैदा नहीं किया, जनता ने हमें आत्मविश्वास दिया। जनता जानती है किसके ऊपर विश्वास करना है। मोदी की गारंटी पूरी जनता मानती है और इस बार भी मोदी की गारंटी चलेगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में। बिल्कुल। आनंद जी, आप 9 सीटें इस इलाके में आरक्षित हैं, ऐसे में चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना क्या आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? आचार्य जी का जवाब दे दूं कि अभी वो बोल रहे थे कि सरजू राय जी एक लहर हैं, वो लहर दिख रहा है। नहीं, वो लहर पूरे बिहार और झारखंड ने देखा है, ये खाली यहीं देख रहे हैं। वो शुरू हुआ था वो लहर बक्सर से। वो पटना में बिहार विधानसभा के बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए, दोबारा वहाँ नहीं गए। फिर आए तो जमशेदपुर पश्चिम में आए, जमशेदपुर पश्चिम में लड़े, विधायक बने। दूसरी बार यहाँ की जनता ने उनको हरा दिया। फिर यहाँ हिंदू मुसलमान करके जीते। फिर जब उनको लगा कि यहाँ हार जाएंगे तो लहर पूर्वी में दिखा। पूर्वी से अभी वो फिर लहर जब लग रहा है कि वहाँ से हार जाएंगे तो यहाँ दिखा। ये सच बात है कि लहर ही उल्टा सीधा चलता रहता है, ये लहर चल रहा है। मैं कुछ बोलूंगा मैडम। हम लोग जो है इस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन रिजल्ट देगा आदमी। अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि आने वाले समय में ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये ऐसा कार्यकाल रहा है 2019 से 24 का कि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस कार्यकाल में पूरी तरह से पीड़ित रहा है। वो 2 साल कोविड का कोई भूल नहीं सकता। कम से कम झारखंड में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी जहां किसी को ये कहा जाए कि ये डेथ कर गया व्यक्ति
और सरकार ने संवेदनहीन होकर के इसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया। आपने भी दिखाया अपने एनडीटीवी चैनल में, और एक बार नहीं कई बार दिखाया। हम लोगों ने जिस तरीके की सेवा दी, खुद इनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने सराहना की है इस सरकार की। आप कैसे कह सकते हैं कि संवेदनहीन सरकार है? जहां तक बात है विकास की, तो मैंने कहा कि 4 लोग मिल करके अगर ये बताएं कि 4 लोगों का कार्यकाल क्या किया जमशेदपुर शहर के लिए, एक गिनती गिनाएं। मैं बैठ करके, हमारे यहाँ एक साधारण गठबंधन सरकार का मंत्री, मैं गिनती गिना देता हूं क्या क्या किया। अगर तय करना है तो जनता को तय करने दीजिए कि किसने काम किया। हम तो काम के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं। हम लोग ये भरगला करके, ये समझा करके कभी किसी को वोट नहीं मांगते कि मेरा ये सवाल है, 9 सीटें इस इलाके में आरक्षित हैं, जिसका मैं जवाब आपसे चाहूंगी। आपने अपने दूसरे प्रतिनिधियों का जवाब दे दिया, मेरे सवाल का भी आप जवाब दे दें। तो चंपई सोरेन का जाना क्या नुकसान नहीं होगा इंडिया ब्लॉक को? बिल्कुल। यहाँ के लोगों को दिमाग में जो बैठा हुआ है, यहाँ का ट्राइबल जानता है कि हम इस माटी के लोग हैं। हम यहाँ पर माटी और पानी की लड़ाई लड़ते रहे हैं, हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और ये लोग हमारा जल जंगल जमीन ही लूटना चाहते हैं। उस क्षेत्र को लूट लिया, अब बचा है बारिश हमारे इस सारंडा वन का। नजर इनका उस सारंडा वन पर है, और हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में सारंडा वन क्या, झारखंड का 1 सेंटीमीटर जगह जमीन किसी को छूने नहीं देंगे। आप लोगों को कोई सवाल उठाना हो तब मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। बोलिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी 2 बातें कही कि रघुबर जी के सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि हमारे आदरणीय विधायक सरजू राय जी जो इस क्षेत्र से खड़े हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, रघुबर की राह बरी, तिजोरी की चोरी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आरोप उन पर लगा है, और आपका सीधगोड़ा में जो टाउन हॉल है, जेनेसी बुक करती है 25,000 रुपए में, और आपके लोग वहां बैठ करके 2 लाख 3 लाख का पैकेज बेच रहे हैं। जवाब दीजिए अंजू। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जवाब सुन लें जी। उन्होंने जिन बातों को कहा, जो जिन किताबों का जिक्र किया, निश्चित तौर से वो किताबें आई थी, केस हुआ था, केस होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यही दिक्कत है मैडम, जब हम लोग जीत जाते हैं तो हम पर आरोप लगा दिया जाता है कि हिंदू मुसलमान करके जीत गए। अरे वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम हिंदुत्व की बात करें तो सांप्रदायिक हैं। आप दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहे, जातियों को एक दूसरे से लड़ाते रहे, आप सांप्रदायिक नहीं है। यही दिक्कतें हैं। अरे हमने तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, हमने तर्कों पर चुनाव लड़ा है। मैं इनकी बात से पूरी तरह एग्री हूँ कि जनता जानती है, जनता जवाब देगी। अरे निश्चित तौर से जनता जवाब देगी। और एक बात मैडम, निश्चित तौर से जनता जवाब देगी। और मैं बार बार जब कहता हूँ कोविड का समय इन्होंने कहा, निश्चित तौर से झारखंड में जो कोविड के समय में बद इंतजामी हुई है पूरे देश ने देखा है, और झारखंड का सबसे कलिष्ठ नजारा पूरे देश में नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि घरों में नहीं उतरते, मोहल्लों में नहीं जाते, राशन जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद मैं तो सबसे पहले बहुत छोटे में जी आनंद बिहारी जी से ही चालू करता हूँ। उन्होंने सरजू राय जी के ऊपर लगाया कि बिहार विधानसभा में मंत्री परिषद के सदस्य थे, जमशेदपुर पश्चिम से लड़े, हार गए, फिर पूर्वी में गए। एक ऐसा विधायक जमशेदपुर की जनता सुने और दिल्ली तक आवाज जाए, एक ऐसा विधायक बता दे आने वाले 100 साल में जो जमशेदपुर पूर्वी से भी जीता और पश्चिम से भी जीतने का औकात रखता है, ताकत रखता है। क्या इनके मंत्री में कलेजे में है दम कि झारखंड में किसी भी जगह में एक नगर निगम का चुनाव जीत के दिखाए? चलिए और सवाल लेते हैं। कोविड के बैठिए, हाथ उठाइए तभी आऊंगी मैं। पूरा बात सुनिए। कोविड की इन्होंने बात किया। कोविड के समय में इतना संवेदनशील समय था, हॉस्पिटल को बंद करने का इन्होंने काम किया, इनके आदरणीय मंत्री ने। कोविड के समय में और सवाल ले लेते हैं संजीव जी, और सवाल ले लेते हैं। 1 मिनट संयम बरते, आऊंगी सबके पास, हाथ उठाइए जी। मैडम, मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई अनिल मोदी जी से पूछना चाहता हूं, और टॉफी घोटाला का क्या हुआ मोदी जी, और राशन घोटाला का क्या हुआ मोदी जी, और जो सरजू राय जी ने 5 साल जो रघुवर दास पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसका क्या हुआ मोदी। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के और एनडीए के साथी से कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है 4 मुख्यमंत्री में? कृपा
चेहरों की बात हो रही है, क्या चेहरे भारतीय हैं जनता आपके पास? पार्टी में एक व्यवस्था है मैडम, हम लोग बूथ समितियों के माध्यम से हर वर्ष चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार रहता है। आप इंतजार कीजिए 24 तारीख का जिस दिन विधायक जीत कर आएंगे, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का कोई जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता भूमिपुत्र मुख्यमंत्री बनेगा और 5 साल एक सशक्त सरकार बनाकर दिखाएगा और चला कर दिखाएगा। उसकी चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। और मैडम मैं बोलना चाहता हूं, आपने कहा चंपाई सोरेन की बात की, आपने चंपाई सोरेन की बात की। चंपाई सोरेन इस कोल्हान का एक बड़ा चेहरा है, झारखंड टाइगर के नाम से लोग जानते हैं। और उसने, जिस व्यक्ति ने, जिस भोले बाली आदिवासी ने पूरे प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपनी सेवाएं दी, उसको बेइज्जत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से निकाला गया। जिस आदिवासी अस्मिता की बात करती है झामुमो, उसको बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में चंपाई सोरेन को बेइज्जत करके निकाला गया। अरे हमने तो आदिवासियों को सम्मान देने का काम किया है। जिस चंपाई सोरेन को आपने ठोकर मार कर निकाल दिया, हमने सर पर बैठाने का काम किया है और ताज पहनाने का काम किया। चंपाई सोरेन हमारे नेता थे, प्रत्येक आदिवासी हमारा नेता है। बीजेपी कह रही है कि क्योंकि आप लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया, इसलिए उन्होंने वहां उन्हें अपने साथ ले लिया। मैडम इनके कहने का हम लोग दूध भात मानते हैं, मैंने हम लोग इनके कहने की बात को बहुत ध्यान नहीं देते। आप ये समझिए कि इनके सबसे बड़े नेता देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में आते हैं, कहते हैं नीतीश जी के डीएनए में ही दोष है। आज वो उसके साथ है। आप यहां देख लीजिए, सरजू राय जी कल तक गाली दे रहे थे, रघुवर जी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी बेईमान है। आज बीजेपी का कार्यकर्ता उनका नारा लगा रहा है, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हम लोग क्या बोलेंगे इस पर? आप ये समझे कि एक कितना बड़ा दिल दिखाया हेमंत सोरेन जी ने कि जब उनको गलत तरीके से, और गलत तरीके से हम लोग नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा, जब उनको जमानत दिया तो माननीय न्यायपालिका ने भी कहा कि गलत तरीके से इनको रखा गया है, इनको तुरंत छोड़ा जाए। और उस व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेजा जा रहा था। सारे विधायकों ने साइन किया कल्पना सोरेन जी के नाम पर, उनके लिए सीट खाली की गई। माननीय सरफराज अहमद जी ने पहले रिजाइन कर दिया और कल्पना सोरेन जी की जगह हेमंत सोरेन जी को, वहां पर हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि विधायकों ने अपना सहमति कल्पना सोरेन जी के लिए दिया था। कल्पना सोरेन जी के लिए सीट खाली था, लेकिन उन्होंने एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को सम्मान दिया। और वो कार्यकर्ता क्या चालू किया? तो पार्टी को बेचने का प्रयास करने लगा भाजपा से। आज ये बोल रहे हैं कि जेटी जेटी है, हम लोग भी बोलते हैं कि जेटी जेटी है। झारखंड टाइगर था वो, लेकिन जब पिंजड़े में जिस दिन बंद हो गया तो उस दिन प्रदर्शनी का चीज हो गया, उस दिन शेर नहीं रहा हो। आज उनको बताना चाहिए कि जिस आदमी ने खुद संगठन को खड़ा किया, खुद जिस आदमी ने संगठन के लिए गली गली घूम करके लोगों से वोट मांगी, तीर धनुष के नाम पर इतने बार जीतते आए, एक साधारण परिवार के व्यक्ति को विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक बनाने का काम उस पार्टी ने किया। आपको किसी ने हटाया नहीं था। अगर आपको इतना दर्द था तो दोबारा मंत्रिपरिषद में आपने शपथ क्यों लिया? क्यों उनके मंत्रिपरिषद में शामिल हुए? और मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बाद आप चले गए बीजेपी के पास। कैसे कोई कहेगा कि आपके साथ गलत हुआ? गलत आपके साथ किसी ने नहीं किया था। विधायकों ने तय किया विधायक दल की बैठक में कि हेमंत सोरेन जी ने अपना प्रभार आपको दिया था, हेमंत सोरेन जी जेल से वापस आ गए, तो अब आपको सत्ता वापस उनको सौंप देनी चाहिए ताकि विकास का काम हो सके। और उनके आने के बाद उन्होंने विकास का काम किस रफ्तार से किया है आप देखें। पूरे झारखंड में मैया सम्मान योजना आई और हमारे बहनों को, बेटियों को भरपूर मात्रा में पेंशन मिल रहा है। अभी उन्होंने अभी तय किया कि हम आने वाले कैबिनेट से पास हो चुका है कि 2500 रुपया करके देंगे आने वाले दिसंबर महीने से। ये सारा काम उनका है। इस जमशेदपुर शहर में उनके आने के बाद ये चीज आप देखें, फ्लाईओवर जमशेदपुर में बन रहा है। 4 मुख्यमंत्री होकर के जमशेदपुर के लिए क्या किए बताए इनको। और हम लोग तो कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। और आने वाले समय में हम लोग एक कह रहे हैं
कि जी, जो चलिए, हमने किया अनिल जी और से- क्या क्या करना चलिए, चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आपसे Thank you. आपके जवाब से जुड़ा अगला सवाल मेरा ये है अनिल जी कि जिस परिवारवाद को लेकर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आप लोग चोट करते थे, लेकिन इस बार टिकट बंटवारे में दिखा कि आपके राजनीतिक परिवार के लोगों को कहीं ज़्यादा टिकट मिला, तो ऐसे में जो परिवारवाद का जो मुद्दा है वो बीजेपी कैसे या एनडीए कैसे घेरेगी अपने विपक्षी को? आप कैसे मान सकते हैं मैडम कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद की बात की? अभी बात कर रहे थे, अभी हेमंत सोरेन की बात कर रहे थे। पूरा प्रदेश जानता है कि चंपाई सोरेन गीता सोरेन मजबूरी के मुख्यमंत्री थे। वो उनके अलावा और कोई आ सकता था। कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट करना था, इसलिए चंपाई सोरेन जी को हटाया गया। पूरा ये बताइए, इसमें कोई बात नहीं है। ये बताइए, गीता कोडा को टिकट देना, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल को टिकट देना, पूर्णिमा दास को टिकट देना, मीरा मुंडा को टिकट देना, क्या है ये? मैं व्यक्तिगत बात में आ जाता हूँ। गीता कोड़ा का आपने नाम लिया। गीता कोड़ा पूर्व में सांसद रह चुकी है, विधायक रह चुकी है। अपना नाम है, किसी परिवार विशेष का वो प्रतिनिधित्व नहीं करती। गीता कोड़ा पूरे कोल्हान में आज भी जाएंगे तो हो समुदाय के बीच में गीता कोड़ा एक ऐसा नाम है जो मजबूत और सशक्त उम्मीदवार है। जब कांग्रेस का था तो बहुत प्यारा था, जब कांग्रेस का था तो बहुत प्यारा, तो उसमें हनी दिखता था। अब चूंकि भाजपा में आ गई तो वो खराब हो गई है। दूसरी बात आपने कही पूर्वी विधानसभा से, उनके लिए तो निश्चित तौर से देखिए एक नया चेहरा है। महिला सशक्तिकरण की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो एक युवा महिला को टिकट देने का काम किया है। निश्चित तौर से उनकी अपनी पकड़ है, लेकिन अगर वो किसी नेता के परिवार से आती हैं तो उसको आप परिवारवाद से नहीं जोड़ सकते। उसकी अपनी पहचान है। मीरा मुंडा जी अपनी शख्सियत है, अपनी सामाजिक शख्सियत है, अपनी पहचान है। ये और बात है वो किसी बड़े नेता की पत्नी है, लेकिन याद कीजिए रघुवर दास एक सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं। उनके परिवार का कोई खानदान का आदमी राजनीति में नहीं है। अर्जुन मुंडा एक सामान्य युवा था, सामान्य युवा से वो यहाँ तक पहुंचा है। आज अर्जुन मुंडा बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन अर्जुन मुंडा भी किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आया। अरे भारतीय जनता पार्टी तो नेतृत्व कोणों का विकास करती है और मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी यहाँ तक भेजती है, कहीं भी भेज सकती है। तो निश्चित तौर से नेतृत्व की कार्यशाला है। हम लोग ना परिवारवाद किए हैं ना करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी अपनी उम्मीदवारों की उपलब्धियां देकर टिकट बांटा है, लेकिन आधी आबादी को अपनी ओर खींचने के लिए दोनों ही पक्ष इस वक्त लगे हुए हैं इलेक्शन कार्निवल में। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जनता से और मंच पर मौजूद नेताओं से चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल सीधे जमशेदपुर से। मेरे पीछे मौजूद है जमशेदपुर की जनता और कार्निवल के मंच पर हैं नेता। तो शुरुआत इस हिस्से का जनता से ही करते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल है, छोटे छोटे में सवाल पूछ रही हूं। मैम, मजदूरों का शहर है जमशेदपुर और जो है सभी लोग यहाँ पे अपनी मजदूरी करके इकट्ठा हुए हैं। मैं सबसे आम लोगों से कहना चाहूँगा कि भारत देश को चलाना है तो सबसे पहले जय भीम। मैडम, हम कांग्रेस वाले से पूछना चाहते हैं, यदि 74 में यदि कांग्रेस की सरकार थी तो ये सभी समाजवादी लोग को जेल में क्यों घुसेड़ दिए थे? आज क्यों एक हो गए हैं? अच्छा, अब एक बात बताना चाहिए। आनंद जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बर्मा माइंस में लक्ष्मी नगर में कम से कम 20 एम्बुलेंस सड़ रही है, उसके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हो? उसका जवाब। आनंद जी, 2 सवाल आपके लिए। मेरे भाई ने सवाल पूछा, 1974 की कहानी इन्होंने बताई। यहाँ जो लोग खड़े हैं आधे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। इसके जवाब में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस भाजपा के लिए आप आए हैं उसका भी थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए कि देश के आज़ादी के समय में ये लोग क्या कर रहे थे। और वो बड़ा गुनाह था कि बड़ा गुनाह है, तुलना कर लीजिए। और मेरे दूसरे भाई ने पूछा कि 20 एम्बुलेंस सड़ रहा है। ये इनसे पूछिए कि 20 एम्बुलेंस दिया कौन था, कहाँ है वो एम्बुलेंस और क्यों पड़ा है वो एम्बुलेंस, इसका बात उनको मालूम है। मैं पूछना चाहता हूँ 2024 में से पूछना चाहता हूं। मैं अनिल जी से पूछना चाहता हूँ, आपकी अगर सरकार आती है 2024 में तो आपका क्या प्लान है एजुकेशन के लिए? हमने भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन के प्रति
कितनी गंभीर है ये मोदी जी के कार्यकाल में देखा जा सकता है। और झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक अभिनव प्रयास करते हुए घोषणा पत्र जारी नहीं किया, पंचप्रण हमने जारी किए हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र रहेंगे उसको हर माह 2000 रुपया प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए हम लोग देंगे और एक महल उपलब्ध कराने का पूरे प्रदेश में काम करेंगे, ताकि प्रतियोगी परीक्षार्थी यहीं पर प्रतियोगी परीक्षाएं दें और यहाँ पर काम करके पास करके झारखंड का नाम रोशन करने का काम करें। पंचप्रण को आप पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट्स में हम लोगों ने लिखा है। पिछले 24 वर्षों का झारखंड का गठन का 24 साल हो गया है। 24 साल में 16 साल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही है और इन लोगों ने 16 वर्षों में झारखंड को लूट करके गरीब राज्य बना दिया। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ज्यादा लंबे कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, दूसरी सरकारें भी रही। झारखंड ने तो ऐसा इतिहास देखा कि निर्दलीय यहाँ पर मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस के सहयोग से लंगड़ी सरकार गिराने का काम किया गया। जब भी सरकारें मिली भारतीय जनता पार्टी को, बैसाखी सरकारें मिली, लूट खसोट से बची हुई सरकारें मिली, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस देने का काम किया। पहली बार 2014 से 2019 तक 5 वर्ष पहली बार झारखंड में एक सवेरा आया, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, रघुवर दास का कार्यकाल हुआ। उस 5 साल के कार्यकाल में आप बताएं झारखंड ने आगे बढ़ने का काम किया कि नहीं किया। जो सूचकांक था देश का, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक था, उसमें 6 नंबर पे आया। सारी बातें अगर आप कहेंगे, और मैं ये कोई नहीं कर रहा हूं मैडम, तर्कों के साथ कह रहा हूं, आप जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। बात कभी भी हो तो तर्कों पर होनी चाहिए, कुतर्कों पर कोई बात नहीं। चलिए ब्रेक में जाने से पहले आनंद जी मेरा सवाल है, अब ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि आधी आबादी को अपनी ओर खींचने के लिए दोनों ही पक्ष लगे हुए हैं। मैया सम्मान योजना आपकी एक कारगर योजना रही है आपके गठबंधन की, और इसका असर शायद इन विधानसभा चुनावों में देखने को मिले, लेकिन इसे लेकर अब एक प्रतिस्पर्धा भी हो गई है। अगर आप मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं तो यहाँ से वादा किया गया है कि गोगो दीदी योजना भी आएगी, तो चुनावों से पहले आधी आबादी की याद आती, क्योंकि वोट उनके चाहिए। मैडम ऐसा है, इन्होंने वादा किया है, हम लोग दे रहे हैं। इन्होंने वादा किया है 2100 रुपये का, हम लोगों ने कैबिनेट में पास कर दिया है कि दिसंबर से 2500 देंगे। तो ये सिर्फ वादा करते हैं। अभी ये बोल रहे थे कि शिक्षा का हम लोग का विजन पूरे देश में है। इनका विजन पूरे देश में यही था कि जब रघुवर जी की बहुमत की सरकार थी, पूरे झारखंड में 4000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किया गया। यही इनका विजन है शिक्षा का। आप ये बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने बड़ा विकास किया। पूरे विश्व में हाथी उड़ता हुआ है, 2 ही आपने सुना होगा, एक भगवान इंद्र का ऐरावत और दूसरा हाथी, सवाल का जवाब सीधा सीधा, और दूसरा हाथी रघुवर जी का उड़ा यहाँ पर, और पूरे झारखंड ने देखा। इन्होंने सिर्फ हाथी उड़ाया है, इसके अलावा इन्होंने किया कुछ नहीं। तो आपने कहा आप लोग योजना लेके आए और उसका अमल कर रहे हैं, आपके वादे हैं, तो चुनावों से पहले ये रेवड़ियां बांटने के वादे हर राज्य में होते हैं, तो यहाँ भी हो रहे हैं। लेकिन जब मंशा गलत हो तो शक होता है। 5 साल से ये सरकार चल रही थी, 2 माह पहले ये लोग ये योजना लेकर आए हैं। 2 माह पहले से लोगों के खातों में पैसा जाने चालू हुआ। 4.5 साल के सरकार कहाँ थी? वृद्धा पेंशन जो मैंडेटरी होता है किसी सरकार में, वृद्धा पेंशन वृद्धाओं को नहीं मिल रहा। आप वृद्धाओं का पैसा रोक के दूसरे को 1-1 हजार रुपए देकर महिलाओं को खुश करने का काम कर रहे हैं। ऐसी राजनीति हम लोग नहीं करते। हमारे लिए वृद्धा का भी सम्मान है, युवाओं का भी सम्मान है, और जो गोगो दीदी योजना है वो निश्चित तौर से हम लोग 2100 रुपए देने का काम करेंगे। रुकिए 1 मिनट, मोदी जी बड़े आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी नहीं है। ये लोग हर बार राजनीति करते थे वृद्धा पेंशन के नाम पर। चुनाव के पहले हर मोहल्लों में फार्म बांटा जाता था कि अब की हमारी सरकार आएगी तो हम आपको वृद्धा पेंशन दिला देंगे। हम लोगों ने मुद्दा इनसे छीन लिया। इस बार सर्वजन पेंशन योजना आई और झारखंड के हर 60 साल से ऊपर के पुरुष और 50 साल से ऊपर की महिला को ये पेंशन का लाभ मिल रहा है। हमारा विधायक जमशेदपुर में है, हमारा विधायक जमशेदपुर पश्चिम में है, अकेले उसने 50,000 महिलाओं को ये सुविधा दिया है। 50,000। इनके भी विधायक यहाँ हैं। मैं साधारण जिला का अध्यक्ष हूँ। इनसे ज्यादा पूर्वी विधानसभा में एक साधारण जिला अध्यक्ष होते हुए हमने लोगों को दिलाया है। जाने से पहले संजीव जी
संजय जी, एक सवाल मेरा ये है कि महिला वोटर इस बार काफ़ी अहम है। हमने हाल के बाकी राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखा, लोकसभा चुनावों में देखा। ऐसे में महिला वोटरों को साधने के लिए कोशिश ज़मीन पर इस वक्त दोनों ही तरफ से दिख रही है, तो ये एक अहम फैक्टर रहने वाला इन चुनावों में। बिल्कुल। महिला जो बेनिफिशरीज का एक ऐसे वोटर का एक अगर आप 14 के इलेक्शंस का रिजल्ट्स के बाद अगर आप उसका एनालिसिस कीजिए तो जो महिला बेनिफिशरीज हैं उनका जो वोट बैंक है वो बहुत अहम है। इसीलिए आप देखिएगा कि मैंने गोगो दीदी योजना भाजपा ने लाई और उसके ठीक भाजपा के अनाउंसमेंट के साथ ही साथ हेमंत जी के गवर्नमेंट ने बाकायदे कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके रखा कि हम 2500 देंगे। तो एक कंपटीशन ये है कि महिला जो वोटर हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको हम अपने कितना से कितना ज़्यादा उनको हम अपना किटी में ला सकते हैं, उसको लेकर के अभी भी स्ट्रगल है दोनों पार्टियों के बीच में। और तो चूँकि अभी मैनिफेस्टो अभी आना बाकी है, अब मुझे लगता है कि जो मैनिफेस्टो का इंतजार कीजिए। मुझे लगता है कि जो बीजेपी का, कांग्रेस का और जेएमएम का, तीनों के मैनिफेस्टोज में महिला वोटरों को लेकर के एक अच्छी खासी योजनाएं आने वाली हैं। अब देखिए कि कितना वो लोग लुभावन हो पाता है, महिला वोटर्स उसमें कितना लुभा पाते हैं, उसको लेकर के अब जो स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला। देखना ये होगा कि इन ऐलानों का वाकई वोट मिलता है या नहीं और ये वोटों में तब्दील होते हैं या नहीं। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल जमशेदपुर से जारी रहे। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल सीधे जमशेदपुर से। हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, तो सीधे जनता के पास चलते हैं। बहुत कुछ कहना है इनको। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बैठ जाइए आराम से। मैडम, अभी पीछे से आवाज एक आया था, एक मिनट पीछे से आवाज आया था कि मैया योजना चालू हुआ और विधवा पेंशन बंद हो गया। हम पूरा जनता से पूछना चाह रहे हैं, कदमा सोनारी साक्षी बिष्टुपुर पूछ रही है कि जिसका मैं 10 महीना से अगर नहीं आया विद्या पेंशन, बन्ना गुप्ता जी के सरकार में 10,000 रुपये महीना साल का पैसा बचा हुआ दिया गया। 10,000 रुपये साल का 10 महीना पैसा एक बार में दिया गया। बाहर का बात नहीं बोलेंगे। मेरा एक सवाल है, कदमा में एक नेताजी का नाम से पार्क था, वो नेताजी का मूर्ति को बिना स्थानांतर करके वो पार्क को छोटा कर दिया और मूर्ति कहाँ है अभी मालूम नहीं है। मुद्दा नहीं है ना ये बयानबाजी करने के लिए नहीं था। एक मिनट, क्या कहना आपको? मेरा सवाल बीजेपी के माननीय जो बैठे हैं उनसे है। यहाँ 5 साल पिछली पार्टी में 5 साल भाजपा की सरकार रही, माननीय रघुवर दास जी सीएम रहे। क्या पूर्वी में कोई भी कैंडिडेट, बहू जी का क्या नाम है, पूर्णिमा दास साहू जी से अच्छा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो 20 साल से कार्यकर्ता है? उनका क्या होगा जवाब? अनिल जी, इसका जवाब देंगे आप। देखिए, मेरे छोटे भाई हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। निश्चित तौर से भाजपा का कैंडिडेट कौन होगा उसकी चिंता कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए। अरे हमारा कैंडिडेट कौन होगा इसकी चिंता हम करेंगे। हमारा कार्यकर्ता हमारे बीच से कैंडिडेट होगा और हमारे पास हर बूथ में कार्यकर्ता है जो विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे यहाँ एक प्रत्याशी चयन की तयशुदा प्रक्रिया है, आंतरिक लोकतंत्र है। उस तयशुदा प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी भी प्रत्याशी का चयन होता है। इसीलिए किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नाराजगी हो सकती है, दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो जानता है तयशुदा प्रक्रिया से तय करके ही प्रत्याशी आता है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा पूर्वी और पश्चिमी दोनों विधानसभा में घर है। सरयू राय का जो पूर्वी में ऑफिस है उसके बगल में संत कुटिया फौजा बागान है, उसका रोड नली गली का काम 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं। वो पश्चिम में गया अल्लाह ने, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं। संजीव जी जवाब देंगे इसका। देखिए, पिछले 5 सालों में सरयू राय जी ने क्या काम किया है, इनका लेखा जोखा कोई भी आम पब्लिक को पास मिल जाएगा। बिरला मंदिर जैसा बिरला मंदिर जो पिछले 40 वर्षों से नहीं बना, उन्होंने बनाया। रोड रास्ता का पूरा जाल उन्होंने बिछाया। जनता उनसे इतना प्यार करती है, आप खुद सोचे
पूर्वी में जहां लोग 1 लाख वोट से लीड करता है, 15 दिन में क्या एक कोई निर्दलीय व्यक्ति जाकर उस क्षेत्र में जीत हासिल कर सकता बगैर जनता का प्यार का? जो लोग बोल रहे हैं इनको जवाब मैं दे रहा हूं। अगर आप में क्षमता है किसी भी क्षेत्र से आपके प्रतिनिधि में, तो आए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, चुनाव लड़े। मुद्दा की बात मैं करता हूं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में एमजीएम हॉस्पिटल के बगल में एक बिल्डिंग बनाया गया 500 करोड़ रुपया में, जिनमें हर दिन 3 लाख लीटर पानी की जरूरत है। मानगो के लोग प्यासा मर रहे हैं, 3 लाख लीटर पानी कहां से लाएगा आदरणीय मंत्री जी? दूसरा, 200 करोड़ से साक्षी में बनाया गया। तो मैं जनता दल यू के प्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूं कि जमशेदपुर की सबसे बड़ी समस्या और खासकर मानगो की सबसे बड़ी समस्या, जो मानगो को लोग त्राही मानते, पुल का निर्माण, ओवर पुल का निर्माण का गुप्ता जी ने करवाया। मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बन्ना गुप्ता जी जो पुल बना रहे हैं, सारे जनता को मैं बोल रहा हूं, पुल की लागत, मैडम जरा सुनिएगा, पुल की लागत आ रही है 471 करोड़ रुपया। और दूसरी तरफ जो लिट्टी चौक से पुल बन रहा है 4 किलोमीटर रोड में, खाली 40 करोड़ रुपया। एक तरफ 471 करोड़ रुपया, एक तरफ 40 करोड़ रुपया। ये जनता को जवाब देना चाहिए कि ये पैसा इसे टेंडर का घोटाला की भवादों ने। आनंद जी, आप जोड़ना चाहते हैं? ज्यादा वक्त नहीं जी। अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि सरजू राय जी ने 5 साल क्या किया। मैं जस्ट इसका थोड़ा सा जवाब दे देना चाहता हूं कि राय जी ने 5 साल में 4.5 साल रघुबर जी से लड़ाई लड़ी और 6 महीने गंवाए अपनी दोस्ती करने में। तो 4.5 साल लड़ाई के लिए, 6 महीना दोस्ती के लिए, 5 साल खत्म। अगले 5 साल आपने पिछले 20 वर्षों से लड़ाई लड़ी इस तरह रघुबर दास जी से, पिछले 20 वर्षों से आपने लड़ाई लड़ी है। लेकिन अगले 5 साल, तो है 5 साल कि उन्होंने 15 दिन में चेंज करके दिखाया। अगले 5 साल पे उंगली उठाने से पहले हम साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा किसी को। टर्म में मैं बोल रहा हूँ, वो बीच में घुस गए। मैं कभी इनडिसिप्लिन नहीं होता। तो जमशेदपुर के इस इलेक्शन कार्निवल में आज इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, जनता का भी शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि जमशेदपुर से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य हैं जिस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। इलेक्शन कार्निवल का कारवां आगे बढ़ेगा। आप तब तक के लिए नमस्कार। तो एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल पहुंच गया है जमशेदपुर। जमशेदपुर का नाम आखिर पड़ा कैसे? टाटा स्टील प्लांट की ये नगरी है, जिसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं मूर्ति है जमशेद जी टाटा की, जिन्होंने ये स्टील प्लांट और ये नगर बसाया था। तो उनकी यहाँ मूर्ति लगी हुई है और इन्हीं के नाम पर ये स्टील प्लांट है टाटा का। टाटा स्टील प्लांट ने इस जगह को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी थी, पानी भरपूर था और कोलकाता के नज़दीक था, इसलिए एक ये बड़ा व्यवसायिक और औद्योगिक नगर या केंद्र बन सकता था। इसीलिए तब टाटा ने इस जगह को झारखंड में चुना था और ये है इसके पीछे की पृष्ठभूमि। और आज तक ये पूरा शहर टाटा, जमशेद जी टाटा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जमशेदपुर। हम इस वक्त सर दोराबजी टाटा पार्क के बाहर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये एक आयरन स्ट्रक्चर है जो हीरे जैसा दिखता है। इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। 1924 में जब टाटा स्टील डूब की कगार पर थी, क्योंकि जापान से बहुत सस्ता इस्पात भारत लाया जा रहा था, तब बहुत मुश्किलें हो रही थी टाटा स्टील को अपने बिजनेस को संभालने के लिए। तब दोराबजी टाटा की पत्नी, जिनका नाम मेहरबाई टाटा था, उनका जो एक हीरा था करीब 200 कैरेट से बड़ा, यानी कि कोहिनूर डायमंड्स के डबल साइज का जो हीरा था, उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में गिरवी रखकर दोराबजी ने अपनी कंपनी को डूबने से बचाया था और जिसको अब एक तरह से कहें तो यहाँ पहचान मिली है, डेडिकेट किया गया है उसको। और ये उसी का प्रतीक इस वक्त यहाँ पर जमशेदपुर में बना हुआ है।